सुभाष सहगल जी के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला अभी जारी है और ये है हमारे इंटरव्यू का भाग 2। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं श्रीदेव टीवी। और हम सुभाष सहगल जी से जानेंगे कि कैसे इन्हें रामायण और विक्रम बेताल जैसे टीवी सीरियल्स को एडिट करने का मौका मिला। सोम प्रभा ने वरमाला वीर सिंह के गले में इसलिए डाली क्योंकि पति होने का अधिकार सिर्फ उसी को प्राप्त है जो अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता हो। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। सुभाष सहगल जी से हम जानेंगे रामायण धारावाहिक की मेकिंग से जुड़े बहुत सारे अनजाने व अपरिचित तथ्य। सीते उस दौर में सीजीआई और वीएफएक्स तकनीकें इतनी अच्छी न होने पर भी रामायण धारावाहिक में तीरों का चलना, हनुमान जी का उड़ना और राम रावण युद्ध को इतना अच्छा कैसे बनाया गया। जानेंगे सुभाष सहगल जी से इन तमाम सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। आप बता रहे थे रोमांस फिल्म की कहानी, वो कंटिन्यू। हाँ, तो रोमांस तो आपको रिलीज का बताया मैंने कि सागर साहब ने देन अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा ठीक है, कई बार अच्छी फिल्म बनती है, कई बार नहीं बनती है। उन्होंने बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं, आंखें, आरज़ू जैसी फिल्में दी हैं, गीत दी है। तो उसके मामले में तो सागर साहब का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल था। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और उनको राइट फ्रॉम राइटिंग टू डायरेक्शन टू एडिटिंग टू कैमरा हर चीज का ज्ञान उन्हें था और हर संभव जो क्षेत्र है फिल्म मेकिंग का उसमें उनको पूरी पकड़ थी। और उसके बावजूद भी वो अपने टेक्नीशियंस को बहुत ही इज्जत देते थे और उन पर डिपेंड करते थे और बड़े प्यार से हम लोगों ने सागर साहब के साथ एज ए टेक्नीशियन तो काम मुझे लगता है किया ही नहीं, एज ए फैमिली काम किया है जी। तो सुभाष जी, आपने पहले विक्रम बेताल एडिट किया जी फिल्मों के बाद में, फिर आपको रामायण भी आप ही की झोली में आती है। तो सर क्या कहानी थी इसके पीछे कि आपको पहले विक्रम बेताल आप 1985 में एडिट कर चुके थे, 1987 में आपने रामायण एडिट किया, तो क्या कहानी थी ये दोनों सीरियल आपको मिलने की? पहले विक्रम बेताल के बारे में हम जानना चाहते हैं। इसके भी पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्चुअली उस टाइम पे कोई 10-12 फिल्में एडिट कर रहा था और सागर साहब की कोई फिल्म जो है उस टाइम पे फ्लोर पे नहीं थी। इन्होंने नया नया एक सीरियल शुरू किया था जो उनके बेटे मोती सागर ने शूट किया था और उसका नाम था दादा दादी की कहानियां। यस। तो उन्होंने शूट तो पापा जी के स्टाइल में ही किया, जैसे फिल्म के स्टाइल में हर तरफ से कैमरा लगा के, और उन्होंने वो किया। और नहीं, दादा दादी की कहानी भी नहीं था, उसका टाइटल था सुबह 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 जी, और कॉमेडी सीरियल था वो। तो उन्होंने शूट तो हर एंगल से कर लिया, लेकिन शूट करने के बाद मैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं थी तो, और ना मैं इंटरेस्टेड था वीडियो में आने का, क्योंकि मेरा मेंटल सेटअप था बड़ी स्क्रीन का ही। तो इन्होंने जब एडिट किया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत आज की डेट में तो वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन चुके हैं, उनका बहुत बड़ा स्टूडियो है और लंदन वगैरह में भी स्टूडियो है, पर उस वक्त वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बेटे हैं। तो उन्होंने एडिटिंग का ये शुरू किया, तो उन्हें एक्चुअली एडिटिंग क्या होती है उन्हें मालूम नहीं था। तो उन्होंने उल्टा सीधा जोड़ जाड़ के एक प्रेजेंटेशन जो दी, तो वो मोती सागर जी जब लेके आए, उन्होंने घर में सबके सामने दिखाया, तो सागर साहब ने बोला, यार देख, ये तो मैं जानता हूं तू मेरा बेटा है, तूने शूट अच्छा किया होगा, लेकिन ये एडिट बहुत खराब हुआ है। तो तू एक काम कर, तू सुभाष को पकड़ और सुभाष को पटा कि वो तेरा इसको दोबारा री एडिट करके तेरे को दे। तो मेरे को मोती जी का फोन आया कि सुभाष कल मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी मिले। तो उन्होंने मुझे कहा, यार ये तो जरा देख इसको, ये ऐसा ऐसा एडिट हुआ है। तो मैंने देखा, मैं कहा ये तो कम्प्लीटली गलत एडिटिंग है। तो बोले तू फिर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि तू हमें ज्वाइन कर और तू इसको एडिट कर। मैं कहा मोती जी मुझे तो मशीनें चलानी आती नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो बोलते हैं नहीं, हम तेरे को मशीन ऑपरेट करने के लिए बंदा दे देंगे, लेकिन तू साथ में बैठ के ये डिसीजन तू लेगा कि कौन सा शॉट कितना लगना है, कहाँ लगना है, कैसे लगना है, ये तो डिसीजन तुम्हारा होगा। तो हम लोग गए वर्ली में, वहां पे एक कमला मिल्क का कंपाउंड था, वहां पे उनका एडिटिंग रूम था ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं एडिटिंग करने के लिए बैठा, तो मैं नाम ले ही देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, हर आदमी लर्नर होता है। उनका नाम था श्याम रमन्ना।
जी। तो श्याम के साथ मैं एडिटिंग में बैठा तो श्याम में पेशेंस नहीं थी, क्योंकि एक तो बड़े बाप का बेटा था, करोड़पति बाप का बेटा था, लग्जूरियस लाइफ लीड की थी, और एडिटिंग तो मेहनत का काम है। तो श्याम ना तंग हो रहा था, क्योंकि मैं हर 2 सेकंड के बाद रोक कट, इसको ऐसे जोड़, इसको ऐसे जोड़, तो वो परेशान हो रहा था। तो मैंने कहा श्याम मैं तेरे को एक रिक्वेस्ट करूं। बोलता क्या? मैं कहा यार तू मुझे अपना एक असिस्टेंट दे दे जिसको मशीन चलानी आती है, और तू बाहर बैठ के गप मार मोती जी के साथ, चाय वाय पी, कॉफी पी, मैं एक सीन एडिट करके दिखाता हूँ। तो ही एग्रीड, उसकी कोई ईगो नहीं थी। तो उनका एक असिस्टेंट था जिसकी शक्ल आप भी मेरी आंखों के सामने, मोटे मोटे चश्मे पहनता था, वेरी नाइस एंड डिसेंट पर्सन। तो एक 2-3 घंटे में उसके साथ बैठा, मैंने 4-5 सीन एडिट किए, और एडिट करके मैंने बुलाया सबको और कहा देखो, और देखने के बाद सबकी आंखें खुली रहेगी कि यार हाँ ये होती है एडिटिंग। और मोती सागर भी खुश। तो हमने पूरा एपिसोड एडिट करके फिर सागर साहब को दिखाया। तो सागर साहब ने देखा, बोला देखना मैंने तेरे को कहा था साइकिल एडिट करेगा तो फर्क पड़ जाएगा, अब देख तू कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर उन्होंने मुझे पटा लिया कि यार तू ऐसे ना इस अरेंजमेंट में तू आगे के भी एपिसोड एडिट करेगा। फिर विक्रम बेताल हुआ, तो प्रेम जी के साथ मेरी सारे भाइयों के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। वी वर लाइक ब्रदर्स, मतलब आनंद सागर भी, मोती सागर भी, सुभाष सागर भी, प्रेम सागर भी, शांति जी भी, सब। और सागर साहब के साथ तो इतने बड़े बुजुर्ग फादर फिगर होने के बावजूद भी मेरा दोस्ती का लेवल भी था, हम आपस में जोक्स भी शेयर करते थे। बट ये यहां से फिर मेरी वीडियो एडिटिंग में एंट्री हुई, और धीरे धीरे फिर मैंने सीखना भी शुरू कर दिया। जो लोग मशीनें हैंडल करते थे सिर्फ, उनको मैंने एडिटिंग सिखाई, उन्होंने मुझे मशीनें सिखा दी। बाद में मैं इंडिपेंडेंटली भी एडिट करने लग पड़ा। तो सर जब आपने विक्रम बेताल एडिट किया तो स्पेशल इफेक्ट वगैरह VFX, तो ये आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला या इससे पहले आप कुछ कर चुके थे? नहीं, पहले मतलब वीडियो में पहली बार देखने को मिला। अच्छा। क्योंकि वो पहले के जो एपिसोड सागर साहब के बने हुए थे उनमें स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। जी। और विक्रम बेताल में तो थे, बहुत स्पेशल इफेक्ट्स थे, और वो प्रेम जी ने डायरेक्ट भी बहुत अच्छा किया, और चला भी बहुत था वो। जी। हाँ, 26 एपिसोड्स में आया था सर वो। तू बोलेगा तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा, तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो सर विक्रम बेताल का जो टाइटल सॉन्ग वो भी आप ही ने एडिट किया था क्या? जो विक्रम बेताल जो दर्शकों को छू जाता है वो टाइटल सॉन्ग। एक फ्रेम मेरा एडिट किया हुआ था। जी, वेरी नाइस, अमेजिंग वर्क। तो सुभाष जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने विक्रम बेताल एडिट किया, उसके जो आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी उसके पीछे की बताइए। मुझे बहुत ही मजा आया, और मेरे दर्शकों को भी ये सुनकर के बहुत मजा आएगा। अब सर इसके पीछे मतलब जब आपने फिर विक्रम बेताल के बाद रामायण का दौर एक शुरू हो चुका था, तो आपको रामायण कैसे मिले? ऑब्वियसली जो मैं सागर कैंप का एडिटर था और मेरी उनके साथ ट्यूनिंग भी थी, तो पहली चॉइस तो मैं ही था। अगर मैं मना करता तो शायद मैं ना होता, वो तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम अनाउंस हो गया। और जैसे ही शूट हो गया तो मैंने एडिट करनी थी, तो मैंने एडिट की। पर ये है कि मैं बहुत पैशनेट था कि मैं अकेला ही एडिट करूं, और टाइम हमारे पास होता नहीं था। तो सागर साहब को थोड़ी चिंता थी, क्योंकि पहले 4 एपिसोड जब हमारे एडिट हुए हैं तो यू विल बी सरप्राइज, पहले 4 एपिसोड की एडिटिंग में 6 महीने का वक्त लगा। और जब रामायण की टेलीकास्ट शुरू हुई तो हमें 1 हफ्ते में एक एपिसोड शूट करके और एडिट करके पूरा बना के भेजना होता था। जी। तो दैट वाज ए बिग चैलेंज। पर सागर साहब ने मुझे बोला तो बता क्या करना। मैं कहा पापा जी एडिट तो मैं ही करूंगा, लेकिन साथ में मैं अपने मेरे 5-6 असिस्टेंट्स हैं, किसी को मैं इफेक्ट्स में लगा दूंगा, किसी को बैकग्राउंड म्यूजिक में लगा दूंगा, किसी को मास्टर कॉपी बनाने में लगा दूंगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। बेसिकली फर्स्ट जो ब्रॉडकास्ट कॉपी है वो मैं बनाऊंगा। तो फिर उस तरीके से हम करते हैं। फिर प्लस दूसरी बात ये थी कि जो पहले 4 एपिसोड थे उनकी एडिटिंग में सागर साहब साथ बैठते थे। तो सागर साहब के साथ ना बहुत पेशेंस और बहुत वक्त लगता था, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट थे, बहुत ज्यादा ही थे, और उसमें फिर वक्त जाता था। तो उनके बेटों ने मुझसे एक सवाल किया था, स्पेशली आनंद जी ने और मोती जी ने, कि यार अगर ऐसा हुआ 6 महीने में 4 एपिसोड एडिट हुए तो हम टेलीकास्ट कैसे करेंगे। तो मैंने उनसे कहा यार मेरा एक सजेशन है, अगर आप ये सागर साहब तक पहुंचा सको कि एडिटिंग में वो ना आए और मैं एडिट करके उनको दिखाता हूं, अगर उनको कुछ उसमें गलती लगे तो वो बोले मुझे। तो उन्होंने कहा ये बात हम तो बाबा जी को नहीं बोल सकते, हमारे को तो डांट के साइड में कर देंगे, तो बोल सकता है तो बोल। मैं कहा ठीक है मैं बोलता हूं। तो मैंने सागर साहब से बात की, मैं कहा सागर साहब देखो प्रैक्टिकली अभी टेलीकास्ट शुरू होने वाला है, तो अब अगर हमने 2 महीने में 3 महीने में एक एपिसोड एडिट किया तो नहीं होगा। बोलता बेटा मैं अवेयर हूं, 1 हफ्ते में करना होगा।
तो मैं कहा कैसे करेंगे? कहते तू बता। मैं कहा आप तो शूटिंग करोगे उमरगांव में, वहां से तो यहाँ आओगे नहीं, तो आप कोई भी एपिसोड शूट करके जब मुझे टेप भेजते हो उसके एंड में एक 5-10 मिनट का अपना रिकॉर्डिंग करके कि आपने ये कैसे शूट किया, आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं किस भाव से उसको एडिट करूं, अपनी इंस्ट्रक्शन मुझे भेज दीजिए। आई विल फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड अकॉर्डिंगली यूजिंग माय ओन ब्रेन मैं आपको एडिट करके दिखाता हूं। और वो भी दिखाता हूं, मैं भी टाइम नहीं था, ना उनके पास था ना मेरे पास था। मैं ब्रॉडकास्ट कॉपी बना के रफ मिक्स करता था, रफ म्यूजिक डाल के सागर साहब को भेजता था। हमारा एक लड़का तैयार रहता था, वो बाई ट्रेन जाता था या कई बार बाई कार भी उनके बेटे ले जाते थे। रामायण की शूटिंग रोक के रात को या पैकअप के बाद वो एपिसोड देखा जाता था। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे है तो सागर साहब विद इंस्ट्रक्शन फिर वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे बोलते थे कि ओवरऑल सारा बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ये छोटा मोटा तो देख ले, अगर इसको ही कर सकता है तो। और वो उस हिसाब से फिर वो चेंजेस मैं कर देता था और फिर फाइनल मिक्स कॉपी भी उनके पास जाती थी। और इतना वक्त नहीं होता था कि हम सागर साहब की रिएक्शन की वेट करें, क्योंकि हम दिल्ली में पहले एक डमी कॉपी भेज चुके होते थे, क्योंकि संडे की रिकॉर्डिंग है, फ्राइडे को एपिसोड जमा होगा तो ही वो कंफर्म होगा। तो फ्राइडे को एक डमी कॉपी जाती थी। हमारा एक बंदा वहां पे भी तैनात था जो एयरपोर्ट से पायलट से हमारी ये ब्रॉडकास्ट कॉपी लेता था। हमारे पायलट्स भी फिक्स थे, उनको हम लोग यहाँ पे कॉपी देते थे। हमारे को पूरा एयरलाइन से पूरी सपोर्ट थी और वो उनको वो कॉपी फिजिकली ले जाके वहां पे देते थे, वो दूरदर्शन में सबमिट करते थे और सैटरडे नाइट 12 बजे के आसपास फाइनल कॉपी उनके पास पहुंचती थी और रिप्लेस होती थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टेलीकास्ट होती थी। तो सर सागर साहब भी आपके साथ बैठते थे क्या एडिटिंग जब आप रामायण की करते थे? बेटा पहले 4 एपिसोड में बैठे हैं और लास्ट एपिसोड में थोड़ा वक्त आके बैठे थे, क्योंकि तब शूटिंग खत्म कर चुके थे। उसके इन बिटवीन उनके पास वक्त ही नहीं था बेटा। वो शूट करते थे, साथ में उनके बेटे भी शूट करते थे। शूटिंग का प्रेशर इतना था। और सागर साहब ने रामायण एज ए सीरियल शूट नहीं किया, एज ए फिल्म शूट किया है। और एज ए फिल्म भी सागर साहब को आदत थी हर एंगल से शूट करना जी। तो वो हर एंगल से शूट करते थे। सेकंड यूनिट में उनके बेटे मोती सागर शूट कर रहे होते थे, सेकंड यूनिट में उनके बेटे आनंद सागर शूट कर रहे होते थे, प्रेम जी स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह शूट कर रहे होते थे। तो इट वॉज ए फैमिली अफेयर। लेकिन हर चीज सागर साहब की नजरों के नीचे से निकल के जाती ही थी, इंस्ट्रक्शन उनकी होती ही थी, थॉट प्रोसेस उनकी होती ही थी। तो सर एडिटिंग जैसे आप मुंबई में करते थे तो शूटिंग गुजरात उमरगांव में होती थी, तो सर एडिटिंग की पूरी जिम्मेदारी आपको ही दे दी जाती थी कि एडिटिंग का सब कुछ आपको देखना है, साउंड इफेक्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब कुछ वगैरह। तो सर आप कभी मतलब मुंबई में आप एडिटिंग करते थे, शूटिंग गुजरात उमरगांव में होती थी, तो क्या आप कभी शूटिंग देखने भी जाते थे मुंबई से? कभी देखने तो नहीं, क्योंकि देखने वाली लग्जरी तो अपने भाग्य में नहीं थी, क्योंकि इतना बिजी होते थे। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे, और काफी पोर्शन रामायण का सागर साहब के बंगले में भी ब्लू स्क्रीन वगैरह हुआ है, उसमें तो मैं प्रेजेंट होता था। बल्कि कई बार सागर साहब बोलते थे यार ये तू शूट कर ले यार, अभी मेरे को थोड़ा आराम करने दे। तो मैं तो घबरा जाता था, मैं नहीं बाबा जी आप बैठो साथ में, फिर हम देखते हैं क्या क्या हमें चाहिए। तो उस टाइम पे तो मैं पूरा प्रेजेंट होता था। लेकिन उमरगांव में मैं ज्यादा नहीं गया हूँ, 2-3 बार ही गया हूँ। और एक बार तो मेरा बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको सुनाता हूँ कि उसमें आपको ये पता चलेगा कि रामायण की पॉपुलैरिटी कितनी थी जी। ऐसा हुआ कि उस पीरियड में मैंने पहली कार खरीदी थी अपनी मारुति 800 तो उसका मेरा बैंक का लोन भी, सागर साहब के बेटे हैं शांति सागर, वहां पे इंडियन बैंक था उनकी बिल्डिंग में ही, वहीं से मेरा लोन भी अप्रूव हुआ था। और मुझे ये अपना वडोदरा से ये सस्ते में मिल रही थी कार। तो मैंने गाड़ी वहां से बुक की थी, तो लेने के लिए जाना था, तो मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी। तो मेरे एक मित्र थे, वो भी बड़े अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने नसीर और स्मिता के साथ फिल्में बनाई हैं। तो मैंने उसको बोला निखिल यार मेरे साथ चलेगा मेरी गाड़ी लेने के लिए? कहता हाँ चलते हैं। तो हम लोग बाई ट्रेन जा रहे थे उमरगांव। तो वो एक स्टेशन पहले ही ना वो ट्रेन रुक गई कि ये लास्ट स्टेशन है, हमें पता नहीं था। तो हम उतरे, तो मैंने उसको निखिल को बोला यार अभी यहाँ रुकने का तो फायदा नहीं है, एक काम करते हैं बाहर से ऑटो ले लेते हैं, आधे पौने घंटे में उमरगांव स्टूडियो पहुंच जाएंगे। तो निखिल ने बोला ठीक है। तो हम लोग बाहर उतरे और एक ऑटो वाले से पूछा बेटा उमरगांव स्टूडियो चलेगा? कहता हाँ। तो हम बैठ गए। तो उसने बोला साहब ये उमरगांव में तो रामायण की शूटिंग हो रही है। मैंने कहा हाँ रामायण की शूटिंग हो रही है। तो बोलता आपका रामायण के साथ क्या कनेक्शन है? तो तूने देखी है रामायण? कहता हाँ देखी है मैंने रामायण। तो मैंने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं? कहता है नहीं सर मैंने नहीं पहचाना। मैं राम हूं, अरुण गोविल। तो वो झटका खा गया एकदम से।
तो उसने स्कूटर थोड़ा सा हिल गया, उसका स्कूटर, और उससे पीछे मुड़ के मुझे देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे। मैं कहा क्या देख रहा है यार, तू स्कूटर चला, झटका मारेगा तू। तो कहता है साहब एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा नहीं। कहता आप तो नहीं लगते राम, आप तो अरुण गोविल नहीं लगते। तो मैंने कहा तू पागल है क्या, मैं अरुण गोविल के गेटअप में आऊंगा, मैंने सारा मेकअप किया हुआ है अपना, और कैमोफ्लेज किया हुआ है, मेरे को कोई पहचान ना सके। ऐसे नहीं तो लोग बोलेंगे ट्रेन से है, रामायण का राम ट्रेन से आ रहा है, जा रहा है, ऑटो में ट्रेवल कर रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। मेरी आवाज भी चेंज हुई बड़ी है। तो उस समय वो कन्विंस हो गया। तो अब बार बार मुड़ के देखे तो मैंने उसको डांटा, अभी तो अंदर से तो झूठ तो बोल दिया था मजे लेने के लिए, तो अभी उसको मेंटेन करना था। तो बोलता है ये साहब कौन है जो आपके साथ बैठे हैं? तो निखिल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैंने ऐसे छेड़ने के लिए बोल दिया। मैंने कहा इन्होंने भी तो उसमें जामवंत का रोल किया है जी। तो जामवंत का रोल था, उसको भालू की खाल पहना दी जाती, तो उसको तो पहचानने का कोई मतलब ही नहीं था। तो सर जामवंत का रोल जामवंत का रोल राजशेखर उपाध्याय जी करते थे ना? राजशेखर ने किया था, मैं तो मस्ती कर रहा था ना। अच्छा। तो मैंने मस्ती में कहा उन्हें, और वो थोड़ी देर में वो अपने घर ले गया स्कूटर, और अपने घर का पूरा चक्कर मार के अपने दरवाजे पे लाके खड़ा करके अंदर चला गया। मैंने कहा यार ये अभी अंदर क्या करने गया है? तो देखा तो उसकी वाइफ जो है वो थाली सजा के ले आई, पूजा वूजा की, और कहता है साहब ये मेरी वाइफ है, ये आपकी पूजा करना चाहती है। तो दोनों ने मेरे पांव छुए, जामवंत के भी पांव छुए, तिलक लगाया, और वो बड़ा नाटक वाटक किया उसने। तो मैंने कहा यार अभी आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मैं एंजॉय भी कर रहा था ये देख के कि रामायण की इतनी पॉपुलरिटी है, इतना ज्यादा रामायण के राम को माना जाता है। तो मैं खुश भी था। मैंने सोचा जाऊंगा तो सागर साहब को सुनाऊंगा कि ये हुआ है। वहां से निकले तो उसने जाके एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी बढ़ोती। मैं क्या कर रहा है? कहता साहब पेट्रोल भरवाना है। मैं कैसा भरवा ले। मुझे नहीं पता था कि उस पेट्रोल पंप में उसका छोटा भाई काम करता है। उसके कान में जाके कुछ बोला, वो आया, उसने मेरे पांव पकड़ लिए। तो कहता है इनका आशीर्वाद ले। मैंने कहा यार आशीर्वाद तो दे देता हूं, तू पंगे मत ले, नहीं तो तेरा स्कूटर यहीं छोड़ देंगे और हम निकल जाएंगे। कहता नहीं साहब बस अपने भाई के साथ ही मिलाना था, अब मैं चलता हूं। आगे हम चले तो आगे उसने कुछ नहीं बोला, हमें पहुंचा के दरवाजे के पहुंचने से पहले कहता साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या है भाई? कहता साहब आप मेरे को रामायण की शूटिंग देखनी है। अब मैं फंस गया। मैंने कहा रामायण की शूटिंग देखनी है तो अंदर तो अरुण गोविल शूटिंग कर रहा है, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है तेरे को शूटिंग दिखाता हूँ, एक शर्त पे, तू बाहर बैठ यहाँ वेटिंग रूम में, मैं तेरे को बुलाता हूँ। मैं अंदर गया और मैंने सागर साहब को भी बता दिया और अरुण को भी बता दिया। मैं कहा अरुण मैं ये पंगा लेके आया हूँ, अभी मैं कहीं पे छुप के बैठ रहा हूँ। मैं उस बंदे को बोल आया तू अंदर आ, मेरी शूटिंग देख, लेकिन मैं तेरे साथ बातचीत नहीं करूंगा, ना ही मैं तेरी तरफ देखूंगा भी। तो उसने मान लिया, उसको अंदर आने दे, शूटिंग देखने दे, तेरे नजदीक आएगा नहीं वो। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बाहर भेजा, उसको बोला कि अरुण जी ने कहा तू क्या शूटिंग देख ले। तो वो अंदर आया, शूटिंग देख के बेचारा खुश हो गया। और मजे की बात यह है मैं उस टाइम पे 60 रुपए बना था मेरा ऑटो का किराया, मतलब आज के हिसाब से कम 700-800 रुपया होगा। तो मैंने उसको कहा ले पैसे। कहता नहीं मैं राम भगवान से पैसे कैसे लूं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पैसे दिए। मैं कहा ले यार तू पैसे। तो ये ऐसा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ जिसमें चाहे हमने मजाक किया चाहे झूठ बोला, लेकिन ये कंफर्म हुआ कि रामायण की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है लोगों के नजरों में, और वो वाकई उसके साथ इमोशनली इतना अटैच है कि जैसे वो भगवान को साक्षात्कार रूप में देख रहे हैं। जी वो पॉपुलैरिटी सर आज भी बरकरार है। आज भी है। आज भी हमें बुलाया जाता है, कई फंक्शन पे बुलाया जाता है, वही आदर सम्मान दिया जाता है। हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। जी क्योंकि सर आज भी हम देख सकते हैं कि अरुण गोविल जी कहीं पर जाते हैं या किसी स्टेशन पर जाते हैं तो लोग उनके पैरों में पड़ने शुरू हो जाते हैं। आज बहुत उनके साथ फोटोज लेते हैं। तो मतलब आज भी वो राम जी की जो इमेज है वो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और बनी हुई कमाल है। और एक मजे की बात है, आपने वो वीडियो देखा होगा, एयरपोर्ट पे एक मुस्लिम फैमिली ने बुर्का पहना है, पूरी फैमिली के बच्चों ने अरुण गोविल के साथ उसके पांव छू के वीडियो खिंचवाई है और फोटोज खिंचवाई है कि साहब हम तो आपका कोई एपिसोड मिस ही नहीं करते हैं। बहुत सारे मुस्लिम मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं सर रामायण हमारी फैमिली में किसी ने नहीं मिस की, सबने देखी है। जी सर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, वो मैंने कहीं पर इंटरनेट पर पढ़ा था शायद, क्योंकि एक बार थे जब महाभारत के जो युधिष्ठिर बने थे गजेंद्र चौहान जी और अरुण गोविल जी यानी हमारे श्री राम जी, तो ये दोनों कहीं पर गए हुए थे। तो एक औरत आती है, बूढ़ी औरत, इन दोनों के पैरों में पड़ जाती है कि धन्यवाद हमारे, कि एक स्वयं द्वापर युग का योद्धा युधिष्ठिर खड़ा है और एक तरफ त्रेता युग के श्री राम खड़े हैं, तो मेरा मतलब मैं धन्य हो गई इन सबको देख करके। तो ये क्रेज था लोगों के दिलों में रामायण के प्रति।
यस यस बिल्कुल था। और जब रामायण का टेलीकास्ट होता था हर संडे मतलब 9 बजे, तो मतलब उस समय एक बार कहीं पर लाइट काट दी गई थी, तो जो पावर हाउस था उसी को बहुत किस्से जला ऐसे ऐसे हाँ उसी को जला दिया किस्से गया। हैं, मैं आपको 50 किस्से सुना सकता हूँ। जी जी, इतने इंसिडेंट्स रामायण से जुड़े हुए हैं सर, तो मतलब हाँ। वेरी नाइस। सुभाष जी, हमारा अगला सवाल है कि रामायण की एडिटिंग करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिली या अवसर आपको प्राप्त हुआ, इसको कह सकते हैं कि स्वर्णिम सुअवसर था जो आपको प्राप्त हुआ, तो मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल। प्रभु की कितनी कृपा मानते हो कि ये रामायण के लिए पूरी मेरा ही चुनाव एकदम उन्होंने प्रभु किया की है? ही कृपा थी, प्रभु की ही कृपा थी जो मैं रामायण से जुड़ा और अंत तक जुड़ा रहा। मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 250 फिल्में जो एडिट की हैं वो सारी एक तरफ और रामायण एक तरफ। रामायण एक तरफ। जी जी। जी जी जी। तो सर लवकुश का जो आया था सेकंड, जो पापा जी ने बनाया था, वो भी पूरा आप ही ने एडिट किया था? जी जी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। तो सर अब हम बात करना चाहते हैं रामायण की स्पेशल इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिले, और उन स्पेशल इफेक्ट्स ने दर्शकों को लुभाया भी, जैसे तीरों का चलना, क्या शीश का धड़ से अलग हो जाना, हनुमान जी का उड़ना, रावण के पुष्पक विमान का उड़ना, सीता जी का धरती में समा जाना, राम सेतु बनाना। तो सर ये स्पेशल इफेक्ट्स मतलब कैसे बनाए गए थे, कैसे कंप्लीट हुआ था? क्योंकि जब शूटिंग हम करते हैं तो जब कोई भी ऑडियंस शूटिंग देखता है या कोई भी शूटिंग देखते हैं, जो कोई भी क्राउड में शूटिंग देखते हैं, तो वो एक अजीबो-गरीबो महसूस होता है कि यार क्या चल रहा है शूटिंग में, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट जब एडिटिंग उसका होता है, कंप्लीट एडिटिंग होता है, तो वो मतलब एक बहुत ही अच्छा निखर के आता है, उसका स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह बैकग्राउंड सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो सर ये कैसे मतलब करते थे आप लोग उन सब का स्पेशल इफेक्ट्स? ये तो क्या है, उस वक्त पे 3-4 बड़े दिग्गज थे जो स्पेशल इफेक्ट्स में एक्सपर्ट थे। एक थे रवि नागाइच और एक बाबू भाई थे। जी जी। तो बाबू भाई रवि मिस्त्री। नागाइच तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे, तो बाबू भाई को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी जो उन्होंने बहुत बखूबी निभाई है और अंत तक उन्होंने सारा स्पेशल इफेक्ट्स उन्होंने संभाला है। और इसमें प्रेम सागर जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो फिल्म इंस्टीट्यूट से ट्रेंड कैमरामैन है और उन्होंने बहुत स्टडी की है स्पेशल इफेक्ट्स की, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है रामायण के स्पेशल इफेक्ट्स में। और बाबू भाई तो थे ही थे, और हमारे कैमरामैन अजीत नायक वर। इट इज ए टीम वर्क। हमारे एक स्पेशल इफेक्ट्स के रिकॉर्डिस्ट थे शरद मुकन्नवर, उनका भी बहुत बड़ा, एक मिस्टर आप्टे थे, हैं मतलब गॉड ब्लेस देम। तो यह है कि इसमें मैक्सिमम काम तो जो है ना शूट करते करते ही हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें से उसको सेलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली, जैसे फिल्म के दूसरे हिस्से होते हैं वैसे इसको एडिट करके इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। और नॉर्मली स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छा तब लगता है जब उसकी ड्यूरेशन शॉट्स की छोटी छोटी हो। अगर बहुत ज्यादा लंबे लंबे होंगे तो उसमें कई बार स्पेशल इफेक्ट पकड़े जाने का भी डर होता है। तो वो प्लान शॉट ऐसे किए जाते हैं कि जब वो एडिट होके सामने आए तो उनकी ड्यूरेशन थोड़ी थोड़ी हो। जैसे तीर है तो कई बार 5-5, 6-6 फ्रेम के भी शॉट लगाए हैं हमने। और नॉर्मल एडिटिंग में अगर 1 मिनट में 10 शॉट लगते हैं तो उसमें 1 मिनट में 150 शॉट लगता है, तो जाके इम्पैक्ट आता है। जी जी। तो सुभाष जी, हम जानना चाहते हैं कि रामायण का ऐसा कौन सा सीन था जो मतलब आपको एडिट करते हुए मुश्किल लगा हो कि यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि इसको ऐसे एडिट करूं मैं, इसे ऐसा कोई सीन था रामायण का? नहीं, प्रभु की कृपा रही है। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं रुक गया हूं या कंफ्यूज हुआ हूं। लेकिन एक जरूर है, मैं मानूंगा कि प्रभु की कृपा के बिना तो ये बन नहीं सकता था। एक पोर्शन ऐसा आया था, राम रावण युद्ध। राम रावण युद्ध का तक रामायण की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको मिस करना चाहता हो। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। तो हमें मालूम था कि सारी विश्व में लोग बैठकर देखेंगे कि राम भगवान जी रावण का संहार कैसे करते हैं। अब उसमें यह हुआ कि हमारे पास शूटिंग के टाइम पे वक्त बहुत ज्यादा नहीं था। नॉर्मली सागर साहब जो शॉट्स लेते हैं वो मतलब अगर एक शॉट लगना है तो 100 शॉट ले लेते हैं। यहां पे ये हुआ कि हमें 10 शॉट चाहिए और मिला हमको 1 शॉट जी। और हम थोड़े से मुश्किल में फंस गए। तो सागर साहब का मेरे को मैसेज आया, देख सुभाष एपिसोड जाना है और ये बेस्ट एडिटेड सीन भी होना चाहिए
और मैं तेरे को शॉर्ट्स भी कम दे रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे पास वक्त ही नहीं है, कुछ एक्टर नहीं है, कुछ वो नहीं है, तो अब मैं तेरे पे छोड़ता हूं, तुमने कैसे करना है। तो जब मैंने आके देखा उसको एडिटिंग रूम में, तो पता नहीं क्या है, ये प्रभु की माया थी या क्या था, मेरे मस्तिष्क में आया कि ये जो शॉर्ट्स है ना, एक हम फ्लिप कर सकते हैं शॉर्ट्स को, यू नो। तो जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तीर, उसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग शॉट में है उसको मिड शॉट में भी कर सकते हैं, उसको क्लोज में भी कर सकते हैं। तो उस टेक्निक में हमने एक एक शॉट को 10-10 शॉट में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उनके कलर्स भी चेंज कर दिए, कहीं पे ब्लू कर दिया, कहीं पे मजेंटा कर दिया, कहीं पे ब्लैक कर दिया, तो वो फर्दर और शॉट्स बन गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो शॉट शूटिंग में नहीं हो पाए, हमारे पास यहां बहुत हो गए। और फिर सागर साहब वेट कर रहे थे, कहते हैं अगर नहीं बना तो मैं फिर कुछ करके शूट करूंगा ही करूंगा, लेकिन तू पहले मुझे एक एडिटेड वर्जन दे। और जब मैंने वो अपना, अच्छा उसमें क्या किया मैंने, एक टेक्निक और की उसमें, मशीन में ना इन आउट जैसे होता है, आप बेहतर समझेंगे एज एन एडिटर। मैंने 2-2 फ्रेम की एडिटिंग की है। मैंने क्या किया, लाइटनिंग के शॉट्स लिए और तूफान के शॉट्स लिए, और पानी जैसे होता है ना, जैसे हाई टाइड आ जाता है समुद्र में, ये शॉट्स लेके मैं कट कर करके शॉट्स के बीच बीच में उनको एडिट करके 2-2 शॉट्स को 200 शॉट्स बनाता गया उनको। तो उसको मोन्टाज एडिटिंग बोलते हैं रफली। तो वो किया, तो और उसके पीछे इफेक्ट डाल दिया बिजली के कड़कने का और ये सब चीजें जो है ना, तो वो डालने से इम्पैक्ट इतना जबरदस्त हो गया, ऊपर से रविंद्र जी का म्यूजिक धमाकेदार। तो मतलब इतना बढ़िया एडिट हो के आया कि सागर साहब ने आके गले लगा लिया, बोले यार ये तो काम बन गया, हमें शूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो ये हुआ, लेकिन वो था कि चैलेंजिंग था और हमारी मजबूरियां थी, क्योंकि थ्रू और तो सागर साहब ने इसमें भी ही वॉज रेडी, टाइम नहीं था। जी। रविंद्र जैन जी का म्यूजिक अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। यस, उसने भी बहुत मदद की। वो साउंड ट्रैक इतना पावरफुल था, उसने भी बहुत मदद की। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं युद्धम। सागर साहब, एक पता है उनके अंदर एक खासियत थी, वो अपने टेक्नीशियन से काम निकलवाना जानते थे, बड़े प्यार से, बहुत ज्यादा उनको एकदम बकअप करके उनसे काम निकलवाते थे। जी। और नेगेटिव तो कभी होते ही नहीं थे। जी, क्योंकि रामायण 4-5 बार बनाई गई, करीब 4-5 बार। वैसा राम रावण युद्ध आज तक हमें देखने को ही नहीं मिला। वैसे स्पेशल इफेक्ट्स, वैसे तीरों का चलना, रावण का वध हो जाना, उसके एक से एक सिर कट करके अलग हो जाना, वो मतलब वो देखने को, वो कमाल जो चीजें बन चुकी वो देखने को ही नहीं मिली। नहीं, वो सब तो शूटिंग में, सिर अलग हो जाना वगैरह तो शूटिंग में ही हुआ है, लेकिन उसको कितना, कहाँ, कैसे यूज करना है वो हमने एडिटिंग में किया है। जी, वेरी नाइस, अमेजिंग वर्क था सर। सागर साहब का ही दिमाग था, इस लेवल तक वो रामायण को लेके गए हैं। वैसे बहुत उन जैसे फिल्म मेकर जो है ना, जो जिनको लगन है, कैन यू इमेजिन कि वो 80+ थे और वो 20-22 घंटे काम करते थे। एज ए रिजल्ट हमें भी 20-22 घंटे काम करना पड़ता था। हम सोते कहाँ थे, 2 घंटे सोते थे मुश्किल से हम लोग। बिल्कुल। अब सागर साहब नहीं सो रहे तो हम कैसे सोएंगे। सुभाष जी, अब हम जानना चाहते हैं कि रामायण की एडिटिंग आप सागर विला जो होता था, सागर साहब के बंगले में करते थे या फिर कहीं और स्टूडियो में आप एडिटिंग करते थे? कहाँ पर होती थी एडिटिंग? शुरुआत तो हुई थी बाहर से, लेकिन फाइनली फिर हमने जब टेलीकास्ट शुरू हुआ तो सारी एडिटिंग हमने सागर साहब के बंगले में ही की। उनके बंगले के साथ ही एक और बिल्डिंग थी जो कि सागर साहब की थी, उसके बेसमेंट में हमने पूरा काफी बड़ा एक एडिटिंग रूम बनाया हुआ था। जी। तो सुभाष जी, अब हम जानना चाहते हैं कि सुभाष जी, मुझे याद आ रहा है, मैं प्रेम सागर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था एक बार। हाँ जी। तो मतलब प्रेम जी बता रहे थे कि जब मैंने कैमरा में अरुण गोविल जी का पेश देखा, उसमें एक डिवाइनिटी मुझे नजर आई। तो सुभाष जी, हम जानना चाहते हैं कि जब आप रामायण की एडिटिंग कर रहे थे तो क्या ऐसी डिवाइनिटी आपने भी देखी एडिटिंग के? बिल्कुल देखी है, बिल्कुल। और मैं तो अरुण के बारे में इवन अदरवाइज बोलना चाहूंगा, सारे एक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन अरुण तो इतने कमाल के कलाकार हैं कि अगर 10 टेक देते थे वो, तो 10 के 10 टेक में वो परफेक्ट होते थे। अगर रीटेक जो है किसी और रीजन से हो रहा होता था, अरुण की वजह से कभी कोई रीटेक नहीं हुआ। जी। भारत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा।
और सरप्राइजिंगली 5-5 मिनट के डायलॉग्स अरुण एक बारी देख लें और उसके बाद उनको वो याद ना हो, वही पॉज वैसा ही उसी तरीके का वही ठहराव, वो अरुण में हमेशा रहा है और वो भावना आती आती थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मेरी आदत थी और जो नॉर्मली एक अच्छा एडिटर जो है वो करता ही है, मैं स्क्रिप्ट को पहले पढ़ता था। जब मेरे पास सीन आ जाते थे ना, तो वो सागर साहब की राइटिंग में इतनी पावर थी और इतनी पवित्रता थी कि वो सीन पढ़ते पढ़ते एपिसोड पढ़ते पढ़ते एंड तक आंखों से आंसू निकल ही आते थे। और जब वो भाव आ जाता था तो जब हम एडिटिंग पे बैठते थे तो उस भाव के हिसाब से एडिटिंग में भी फिर वो आ ही जाता था। जी, जब रामायण का कोई गाना रिकॉर्ड होकर के शूटिंग के लिए जाता था और वो कलाकारों पर पिक्चराइज होकर के आपके पास आता था, आपको उस गाने को एडिट करना होता था, तो सुभाष जी पहले मतलब गानों को एडिट करते समय क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं? मतलब कौन कौन से गाने आपने सबसे ज्यादा रामायण के अंदर पसंद किए हैं? सारे ही पसंद किए। रविंद्र जैन के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो सब स्टैंडर्ड गाना वो कभी देते ही नहीं थे। और उनका तो ये होता था, जैसे होता है ना शादी ब्याह में एक इंस्टेंट फूड कॉर्नर होता है कि वहीं का वहीं बना के आपको खिलाते हैं। तो 99% गाने यू विल बी सरप्राइज रविंद्र जी ने वहीं एडिटिंग रूम में रिकॉर्डिंग रूम में लिख के वहीं रिकॉर्ड करके दे दिए। मतलब उनमें इतनी ज्यादा उनके अंदर ये थी काबिलियत थी कि वो खड़े खड़े गाना रिकॉर्ड करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि सागर साहब शूट करते थे साइलेंट मोन्टाजेस, जैसे सीता जी का है, वो जंगल लकड़ियां चुन रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, या राम जी का वो भटक रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए जगह जगह पे, या स्वर्ण मृग के पीछे भाग रहे हैं, या उनकी जो जर्नी है अलग अलग केवट के साथ है, या जहां जहां पे भी हमारे ये भजन यूज हुए हैं, तो वो हम साइलेंट तो एडिट कर लेते थे। उस वक्त तक हमारे पास कोई गाना नहीं होता था, तो रविंद्र जी को एडिटिंग रूम में बुलाया जाता था कि दादा आप आके देख लीजिए, तो यू विल बी सरप्राइज, रविंद्र जी को नजर नहीं आता था जी। लेकिन उनको एक ही सवाल पूछते थे, कितना मिनट का है? हमने बोलना जी ये 2 मिनट 10 सेकंड का है। अच्छा, चलो रिकॉर्डिंग करो जी। और हम अपने रिकॉर्डिस्ट के साथ बैठ जाते थे। वो 2 मिनट 10 सेकंड की ही रिकॉर्डिंग होती थी और जो पहली रिकॉर्डिंग करते थे वही फाइनल होती थी। इतने चमत्कारी थे रविंद्र जी। वेरी नाइस, सुपर। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सुभाष जी, उस दौर में रविंद्र जैन जी और पापा जी यानी श्रद्धेय श्री रामानंद सागर साहब जी को भगवान की तरफ पूजा जाने लगा था उस दौर में। क्योंकि रामायण का निर्माण सागर साहब जी ने किया और उसके रामायण के गीत संगीत को रविंद्र जैन जी ने इतिहास बना दिया। मैं आपको एक बात कहूं जी, रविंद्र जैन जी सागर साहब के हनुमान थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हनुमान जी तो आप भी थे सर उनके। हम भी थे, हम उनके अंगद होंगे। हनुमान का कैरेक्टर आपको मिलना चाहिए। रविंद्र जैन जी भी हनुमान जी थे उनके लिए, पर आप भी हनुमान जी से कम नहीं थे सर। हम सब सेनानी थे उनके। बिल्कुल सर, ये आपका मानना है, बट हमारी नजर में आप हनुमान हो उनके लिए, आप हनुमान हो उनके लिए सर।